हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अतः ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वह इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सुरक्षा चिन्हों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सुरक्षा चिन्ह और फायर इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा चिन्ह, जो सुरक्षा चिन्ह हमारे होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं निषेधात्मक की, तो निषेधात्मक जो हमारे संकेत होते हैं उनका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। इनका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है। और अगर हम आकृति की बात करें कि इनकी आकृति कैसे होती है, किस कलर से बनी होती है, तो ब्लैक कलर से बनी होती है, काले कलर से बनी होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नीचे आपके दिए गए हैं निषेधात्मक संकेत, जिसमें आपका ये आप देख सकते हैं ये चिन्ह कैसे हैं, ये वृत्ताकार के हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार चिन्ह बनाए गए हैं जिनका बैकग्राउंड कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। और इसमें जो निशान बने होंगे वो कैसे होंगे? ब्लैक कलर से बने होंगे। जैसे डोंट रन, भागने के लिए मना किया जा रहा है, तो ये सिंबल कैसे बने होंगे? ये ब्लैक कलर से बने होंगे। और इनके बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर किस कलर के बने होंगे? रेड कलर के बने होंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंडेटरी सिंबल, ये कैसे होते हैं? ये भी वृत्ताकार बने होते हैं। कैसे होते हैं? ये वृत्ताकार बने होते हैं। और इनके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कैसी होती है? इनका बैकग्राउंड नीले कलर का होता है। और इनकी अगर हम आकृति की बात करें तो नीले कलर के बैकग्राउंड पे सफ़ेद आकृति से बने होते हैं। जैसा कि आप ये नीचे देख पा रहे होंगे, ये बने हुए हैं आपके। ये कौन से हैं? अनिवार्य चिन्ह हैं आपके, अनिवार्य चिन्ह। जैसे आपका हेड प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, आई प्रोटेक्शन हो गया। आई प्रोटेक्शन के लिए क्या करने हैं? ग्लव्स लगाने हैं। हेड प्रोटेक्शन के लिए क्या करने हैं? हेलमेट लगाने हैं। एयर प्रोटेक्शन के लिए क्या करने हैं? आपको ईयरबड्स लगाने हैं। ठीक है, शूज़ पहनने हैं। हैंड प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करने हैं? ग्लव्स लगाने हैं। ठीक है, मास्क लगाने हैं। तो ये सब आपके कौन से चिन्ह हैं? ये सारे आपके अनिवार्य चिन्ह हैं। ठीक है, मैंडेटरी चिन्ह है। अगला आपका आता है चेतावनी चिन्ह। ठीक है, चेतावनी चिन्ह की अगर हम बात करें तो ऐसे चिन्ह जो हमें चेतावनी, वार्निंग देने के लिए बने होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? इनके आकार की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, त्रिभुजाकार इनका आकार होता है। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? येलो कलर की होती है, पीले कलर की होती है। और इनकी हम अगर आकृति की बात करें तो इनकी आकृति कैसी होती है? पीले कलर पर रेड कलर से बनाए गए होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये सारे हमारे चेतावनी चिन्ह हैं। नीचे चेतावनी चिन्ह ये कैसे बनाए गए हैं? देखिए, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये रिस्क ऑफ फायर, मतलब यहाँ पे आग लग सकती है, आग का भय है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में बनाए गए हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भय है। ठीक है, तो ये सब सिंबल आपके बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें फोर्थ की, तो इसमें कौन से आते हैं? आपके सूचनात्मक चिन्ह आते हैं, इंफॉर्मेटिव सिंबल्स आते हैं। ऐसे सिंबल जो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए गए हों। इनके अगर हम आकार की बात करें तो कैसे होते हैं? ये वर्गाकार के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? वर्गाकार के होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। और इनकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, पृष्ठभूमि कैसे बनी होती है? इनकी ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की बनी होती है। और हम इनकी आकृति की अगर बात करें तो आकृति कैसी होती है? सफ़ेद कलर की बनी होती है। ठीक है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये सारे आपके सूचनात्मक चिन्ह हैं। ये सारे आप देख रहे होंगे, जैसे कि फर्स्ट एड का है, ठीक है, एग्जिट का है, ठीक है, और इमरजेंसी कॉल का है, वेटिंग प्लेस का है, ड्रिंकिंग वाटर का है। ठीक है,
सॉरी, सीरीज बी से लगी हुई आग में लकड़ी नहीं आएगा। इसमें जितने भी पदार्थ होंगे वो तेलीय पदार्थ होंगे, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, मोबिल ऑयल हो गया। ठीक है, तो इस सीरीज बी से जो आग लगी होती है, जैसे मतलब जो तेलीय पदार्थों से आग लगी होगी, उनको बुझाने के लिए हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर फॉर्म या झाग टाइप के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला अगर हम बात करें सीरीज डी की, अगर हम बात करें सीरीज सी की अगर हम बात करें, तो ये कैसे आग लगती है? गैसीय पदार्थों से लगती है आग। ठीक है, जैसे LPG से, CNG से, ठीक है, एसिटिलीन हाइड्रोजन से जो लगी हुई आग होगी वो हमारी कैसी होगी? गैसीय पदार्थ की आग होगी। उसको हम किस सीरीज में रखेंगे? सीरीज सी में रखेंगे। ठीक है, और इस सीरीज से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? शुष्क चूड़ वाले यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सीरीज सी से आग लगती है उसको हम बुझाने के लिए फॉर्म टाइप के या फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हमारी गैसें होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? बहुत हल्की होती हैं। अगर हम पानी इस पर डालेंगे तो ये क्या होगा? आग और तेज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे? इसको बुझाने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सीरीज सी को बुझाने के लिए। या तो हम शुष्क पाउडर या चूड़ का इस्तेमाल करेंगे, या तो दूसरा क्या करेंगे हम लोग कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका ऑक्सीजन होता है O2, वो हमारी बर्निंग गैस होती है जो हमारे जलने में सहायता करती है, और CO2 क्या होती है? हमारी आग बुझाने में सहायता करती है। कभी कभी आपसे पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आग ऐसी कौन सी गैस है जो हमारी आग जलने में सहायता करती है, तो आप उसको क्या बताएंगे? O2। और अगर आग बुझाने में कौन सी ऐसी गैस है जो आग बुझाने में हमारी सहायता करती है, तो उसका नाम है CO2। ठीक है, तो अगला सीरीज आता है हमारा सीरीज डी। सीरीज डी ऐसी आग जो बिजली के उपकरणों से या तार से लगी हुई आग होती है, उसको हम सीरीज डी में रखते हैं। इसको बुझाने के लिए, सीरीज डी की आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क चूड़ का इस्तेमाल करेंगे। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पेपर में पूछा जाएगा, अगर आपको CO2 नहीं दिख रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा? CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ CTC या फिर CO2 या फिर शुष्क चूड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, और ना ही झाग वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी? तो किसने की थी स्टैटिक इलेक्ट्रिक की खोज? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चल विद्युत जिसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी? तो वोल्टा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से पैदा होने वाली विद्युत की खोज किसने की थी? किसने की थी? वोल्टा ने। इसी वोल्टा, जैसे आप रासायनिक पदार्थों से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? जैसे हमारा सेल हो गया, ठीक है, बैटरी हो गई, ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार हमारी जो विद्युत पैदा होती है, कौन सी विद्युत होती है? वो डायनेमिक विद्युत होती है, चल विद्युत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत उपकरणों का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है? तो कौन सा नियम है वो? ऊर्जा संरक्षण का नियम, E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc²। ये रूल्स किसने दिया था? ये नियम किसने दिया था? ये फार्मूला आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? तो विद्युत ऐसा कारीगर जो विद्युत उपकरणों का निर्माण करे, उसकी मरम्मत करे, उसका अनुरक्षण करे, तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रीशियन कहलाता है, विद्युतकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम कौन सा कार्य करेंगे? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया है, ठीक है, तो उसको छुड़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, या फिर हम प्लग को स्विच से अलग कर देंगे, ठीक है, सॉकेट से अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए?
तो पानी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी का प्रयोग करने से क्या होता है, मनुष्य के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध पानी, ठीक है, डिस्टिल वाटर की, तो वो विद्युत का सुचालक वो नहीं होता है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं, तो विद्युत का वो कुचालक होता है, ठीक है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे जो भी अपने पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत से लगी आग को बुझाने, सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुष्क पदार्थों का या फिर CTC, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य को झटका लगने के लिए न्यूनतम कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब कितने वोल्टेज अगर से कम हो तो मनुष्य को झटका नहीं लगेगा, या कितने वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हो तो मनुष्य के शरीर को झटका लग सकता है या लगता है, तो वह है 9 वोल्ट, 90 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखे शरीर की अपेक्षा भीगे शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो सूखे शरीर की अपेक्षा जो भीगे शरीर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्या होता है, कम होता है। जो हमारा गीला शरीर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है, इसीलिए हमें करंट ज़्यादा लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा अगर शरीर हमारी गीली है, हाथ पैर या कुछ गीला है, तो हमें विद्युत झटका ज़्यादा लगता है, ठीक है, सूखे की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। तो विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विद्युत धारा की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। ये क्या होगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हमारी प्रकाश की भी चाल होती है और यही हमारे विद्युत धारा की भी चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। विद्युत आघात से होने वाली शारीरिक क्षति किस पर निर्भर करती है, मतलब अगर विद्युत झटका लग रहा है तो हमारे जो शरीर को नुकसान होगा, जो शरीर को क्षति होगी, वो किस पे निर्भर करती है, तो धारा के मान व समय पे, मतलब जो हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो धारा बही है, ठीक है, वो कितने एम्पियर की बही है, उसका मान क्या था और कितने समय के लिए बही है, ठीक है। जितने धारा का मान जितना ज़्यादा होगा और जितने ज़्यादा समय के लिए हमारे शरीर से धारा फ्लो होगी, क्षति हमारे शरीर में उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं कि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है, किया जाने वाला उपचार या कृत्रिम सांस देने की विधि कौन सी विधि कहलाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया, उसे चोट लग गई है, उसका हाथ कट गया है या पैर कट गया, कहीं भी उसको चोट लग गई है, तो जब तक डॉक्टर नहीं आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कहीं मान लीजिए चोट लग गई है, ब्लड बह रहा है, ठीक है, या घाव हो गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम घाव को किससे धुलेंगे, घाव को हम सेवलॉन वाटर से धुलेंगे या फिर डिटॉल वाटर से धुलेंगे, ठीक है, कॉटन की सहायता से उसको धुलेंगे। उसके बाद उसमें बीटाडीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम पट्टी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कृत्रिम श्वास की किस विधि में आदमी को पीठ के बल लिटाया जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारी कृत्रिम श्वास देने की विधि होती है वो हम व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, तो उसको कौन सी विधि बोलते हैं। देखिए प्राथमिक उपचार जो किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन में आपको जो पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। इलेक्ट्रीशियन में जो प्राथमिक उपचार किया जाता है उसकी 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक होती है सिलिवेस्टर विधि, एक होती है सैफर विधि। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेट के बल चोट लग गई है, तो पेट के बल अगर चोट लगी हुई है तो उसको हम कैसे लिटाएंगे, पीठ के बल लिटाएंगे। तो पीठ के बल लिटाने को हम कौन सी विधि बोलते हैं, ये सिलिवेस्टर विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कृत्रिम सांस देने की किस विधि में आदमी को पीठ के बल लिटाया जाता है। तो मान लीजिए कृत्रिम सांस हमें देना है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है,
इलेक्ट्रिक शॉक लगने से क्या होता है कि इंसान का जो हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है झटका लगने के बाद, और हार्ट और आपका जो है वो लंग्स जो होते हैं वो भी आपके बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का लंग्स बंद हो गया है, ठीक है, काम करना बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसे तुरंत कृत्रिम सांस देते हैं और हार्ट को पुश करते हैं ताकि हार्ट हमारा तुरंत पंप करने लगे। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जस्ट नीचे ही दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कि सैफर विधि में आदमी को किस बल लिटाया जाता है। अब सैफर विधि है, सैफर विधि में आदमी को किसके बल लिटाएंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी पीठ के बल चोट लगी हुई है, ठीक है, तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे, पेट के बल लिटा के करेंगे। ठीक है, तो पेट के बल लिटाने को कौन सी विधि बोलते हैं, सैफर विधि। इस विधि को आप जरूर याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है। अगर पेट के बल लिटाया गया तो उसको हम सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं। अगर मरीज को पीठ के बल लिटाया गया है, ठीक है, पीठ के बल लिटाया गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं। अगर पेट के बल लिटाया गया है तो उसको हम लोग सैफर विधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वास विधि में आदमी को किस प्रकार लिटाया जाता है। तो किस प्रकार लिटाया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है, क्योंकि उसका मुंह ऊपर होगा, ठीक है, और उसको कृत्रिम श्वास आसानी से दिया जा सके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कृत्रिम श्वास की सर्वाधिक प्रचलित व आसान विधि कौन सी है। ठीक है, तो कृत्रिम श्वास देने की सर्वाधिक और सबसे आसान विधि जो प्रचलित विधि है कौन सी है, मुंह से मुंह सांस देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार में कृत्रिम श्वास देने में कितना समय लगता है। जो कृत्रिम सांस व्यक्ति को दी जाती है उसमें एक बार सांस देने में लगभग कितना समय लगता है, तो 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन आपका पीपीई से संबंधित है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीपी का आपको हम नीचे आपको टेबल दे देंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे पीपीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कौन सा पीपी का कोड होता है अलग अलग, तो कौन सा कोड वो किसके लिए काम आता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीपी का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कृत्रिम श्वास विधि में श्वास देने की दर कितनी होती है। जो हम लोग कृत्रिम श्वास देते हैं वो उसकी दर कितनी होती है, तो 10 से 12 बार पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार कृत्रिम सांस दी जाती है, 10 से 12 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ और आपको मैं कंफर्म कर दूं, एनबीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके यूज़ में हो। जैसे एनबीएस में आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रीशियन का जो काम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन काम क्या करेगा, जैसे नॉर्मल काम होगा, जैसे वायरिंग करना, ठीक है, बोर्ड चेंज करना, स्विच चेंज करना, ठीक है, कूलर की सेटिंग करना, रेफ्रिजरेशन की सेटिंग करना, एसी सेट करना, ठीक है, गीजर सेट करना। ठीक है, तो इसमें आपके जो चलते फिरते क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, बहुत अंदर के मशीन वगैरह से बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस पेपर में हमने देखा है, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका सिलेबस देख सकते हैं, हमने इसका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ काफ़ी केयरफुली आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस एनबीएस में इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा आग बुझाने वाला यंत्र है जिसमें हम सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी सभी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है क्या है, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये CTC है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। CTC जो होता है इससे क्या होता है कि हम सभी सीरीज की आग को बुझा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल कम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए सीरीज ए से आग लगी हुई है। ठीक है, सीरीज ए से आग लगी हुई है, सीरीज ए से आग कौन से लगती है, मान लीजिए कागज़ से, जूट से, मतलब बिल्कुल कपड़े से आग लगी हुई है। ठीक है, ठीक, अगर हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो हम उसे पानी से ही बुझाएंगे, क्योंकि पानी काफ़ी सस्ता होता है, इजी वे पे मिल जाता है। और CTC जो होता है आपका ये सिलेंडर काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके सीरीज डी से जो आग लगती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक से जो आग लगती है उसी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसमें आप देख सकते हैं कि CTC जो है उसका CTC का फॉर्मूला क्या होता है, तो CCl4, ठीक है। तो अग्निशमक क्या कहते हैं, सीरीज डी से जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर हम हैलान टाइप के यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि CTC जो होता है, CTC में क्या भरा जाता है, ठीक है, क्या भरा हुआ होता है CTC में। तो हम आपको बता दें CTC में जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन BFC भरा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें क्या भरा होता है, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन, ठीक है, BFC उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झाग टाइप अग्निशमक यंत्र में क्या भरा जाता है, ठीक है। झाग वाले यंत्र जो होते हैं, झाग बुझाने वाले झाग वाले यंत्र, ठीक है, उसमें क्या भरा होता है, तो जल, साबुन व खनिज तेल, ठीक है। फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अभी आपने ऊपर हमने टेबल में आपको पढ़ाया, जो सीरीज C से आग लगती है, ठीक है, सीरीज C से आग लगती है, ठीक है, सॉरी सीरीज B से जो आग लगती है, तो B से जो आग लगती है वो किस चीज़ से लगती है, तैलीय पदार्थों से लगती है। तो तैलीय पदार्थों से जो आग लगती है उसमें क्या होता है, तैलीय पदार्थ से जो आग लगेगी उसमें क्या होता है कि हम पानी से उसको नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी से अगर बुझाएंगे तो पानी जो होता है वो, तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है। जैसे उसमें हम पानी के फव्वारे मारेंगे तुरंत, वो क्या करेगा, तुरंत वो तेल जो भी होता है वो तुरंत ऊपर आ जाएगा और काफ़ी तेज आग लग जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्म वाले यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म वाले यंत्र क्या करते हैं कि तुरंत ये इसमें साबुन और खनिज तेल भरे होते हैं, काफ़ी प्रेशराइज करके भरे होते हैं। जैसे भी इसको हम ऑन करते हैं तुरंत ये क्या करता है, एक लेयर बना देता है, और लेयर जब बनाता है तो क्या करता है, ये जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से क्या होता है, हमारा आग बुझने लगता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी CO2 होती है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये कौन सी गैस होती है, बर्निंग गैस होती है, जलने में सहायता करती है। कभी कभी आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि मान लीजिए कोई कैंडल आपने जला लिया, कांच का ग्लास उसके ऊपर आपने रख दिया, तो क्या होता है, जब तक उसमें आपकी ऑक्सीजन रहती है तब तक वो कैंडल आपकी जलती रहेगी, जलती रहेगी। थोड़ी देर बाद जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आपकी आग क्या होगी, वो कैंडल आपकी बुझ जाएगी, ठीक है। तो बर्निंग गैस आपकी कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, O2, और बुझाने में आपकी कौन सी गैस सहायता करती है, तो वो आपकी CO2 सहायता करती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुष्क पाउडर अग्निशमक यंत्र में क्या भरा होता है। ऐसे यंत्र जो शुष्क वाले होते हैं, ठीक है, उसमें क्या भरा होता है, हवा चूड़ पाउडर भरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र में क्या भरा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र होता है उसमें क्या भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। और क्या भरा होता है इसमें, तनुगंधक अम्ल भरा होता है। तनुगंधक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ISI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सभी को पता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है, ये जितने भी हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट की कंपनी है, हम कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने वाली, तो हमें सबसे पहले ISI से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो हमारा ISI जिस प्रोडक्ट को मार्किंग करता है वो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आपने हेलमेट खरीदा होगा, हेलमेट के लिए आपसे क्या कहा जाता है कि अगर आप कभी भी हेलमेट खरीदें तो ISI मार्क का ही खरीदें, क्योंकि क्या होगा, काफ़ी मजबूत होगा, जो आपके सर की सुरक्षा काफ़ी अच्छे से करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मानकों के निर्धारण का कार्य कब से शुरू किया गया था। जो भारत में मानक निर्धारण का कार्य है वो कब से शुरू किया गया था, तो 1969 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन आपको याद हैं या आसानी से याद हो जा रहे हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं उसको आप वीडियो को रोक के अपने नोट्स में ज़रूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से मात्र 2 से 3 दिन पहले आप इस सब क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबको रिवाइज कर लीजिएगा।
इसी से क्वेश्चन आपके दोस्तों पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितनी भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इन सब को आप बिल्कुल केयरफुल होकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैद्युतिक परिपथ में धारा नियंत्रक युक्ति योम फ्यूज, जिसको क्या बोलते हैं सुरक्षा युक्ति, किस तार में लगाई जाती। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स एनबीएस में क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, 99% पूछा जाएगा, ठीक है। क्या किसी हमारी सुरक्षा युक्ति होती है, फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज एक तरीके की सुरक्षा युक्ति है जो काफ़ी सस्ता होता है। हम लोग इसका यूज़ क्या होता है, मान लीजिए हमारे घरों में कभी करंट ज़्यादा आ गई, या मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट हो गई, तो तुरंत हमारा फ्यूज उड़ जाता है और क्या करता है, हमारे घर में आग लगने से या फिर जो भी हमारे इक्विपमेंट है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो हमारा फ्यूज होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये किस में, लाइव वायर या फिर फेज वायर में लगाया जाता है। फ्रेंड्स फेज वायर में ही लगाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वायर की अगर हम बात करें तो लाइव वायर कैसा होता है हमारा, ये रेड कलर का होता है, ठीक। ग्रीन कलर का हमारा क्या होता है, अर्थिंग का वायर होता है। और ब्लैक वायर जो हमारा होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। वायर वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स तो इसमें हम वायर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनकी दिशा क्या होती है, तो उनकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, अगर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे फ्रेंड्स निगेटिव चार्ज होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस का चार्ज होता है। और इसकी अगर हम धारा प्रवाह की बात करें तो किस दिशा में होती है, ये माइनस से प्लस की ओर होती है। अब हम अगर बात करें विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपने पढ़ा कि करंट क्या होती है, आपने पढ़ा करंट क्या होती है, तो करंट क्या होती है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का बहना करंट कहलाता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि करंट की दिशा भी यही होती है, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और उसका प्रतीक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक और प्रतीक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और प्रतीक इसका क्या होता है, इसको हम एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें, 33 की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विद्युत किसी चालक में विद्युत धारा शून्य होने पर विभवांतर का मान क्या होगा। कोई भी चालक है अगर उसमें विद्युत धारा शून्य हो गई तो विभवांतर का मान क्या होगा, जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। विद्युत धारा अगर शून्य हो रही तो विभवांतर भी हमारा शून्य हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है कि किस विद्युत धारा का मान और दिशा निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। ऐसी कौन सी विद्युत धारा होती है। देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है, एसी और डीसी, ठीक है। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ऐसा कौन सी ऐसी धारा होती है, ठीक है, जिसका मान समय के अंतराल पे परिवर्तित होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट, ठीक है। एसी उसको बोलते हैं। अगर हम डीसी की बात करें, ठीक है, तो डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी आपका क्या होता है, इसका इस धारा का मान और दिशा दोनों भी नियत रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एसी की बात करें, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो एसी का ग्राफ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसी का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ठीक है। एसी धारा आपकी जो होती है वो ऐसे चलती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। आपकी यहाँ पे एक साइकिल पूरी होती है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें तो कैसे चलती है, कुछ ऐसे चलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर में आपके लगभग करा दिए गए हैं। अगला वीडियो जो आपका होगा इसी चैप्टर का होगा, वो पार्ट सेकंड होगा।
उसमें क्या कराया जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें तो आपके ऑनलाइन क्वेश्चन कराए गए हैं फ्रेंड्स। इन्हीं 2 वीडियो को आप देख लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर के लिए, इसके अलावा कहीं से भी एनबीएस में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। 99% आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो दोस्तों ये आपका ये कुछ बचा हुआ था जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा है, तो इसको आप देख लेते हैं। इनकी कोडिंग होती है, ठीक है। जैसे PPE1 किस चीज़ के लिए होता है, PPE2 किस चीज़ के लिए होता है, PPE3 किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो PPE1 जो होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 1, वो किस चीज़ के लिए होता है, हेड की सुरक्षा के लिए। किसके लिए, सर की सुरक्षा के लिए, हेलमेट इसको बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से सर की सुरक्षा के लिए कौन सा कोड है, कौन सा PPE कोड है, PPE1, PPE2, PPE3, PPE4। तो सर की सुरक्षा के लिए कौन सा कोड रहेगा, PPE1 आपका रहेगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो पैर की सुरक्षा के लिए, ठीक है, जैसे कौन सा कोड होता है, PPE2। PPE2 किसके लिए होता है, जूते एवं चप्पल के लिए बनाया गया है, ठीक है। जूते व चप्पल चमड़े से बने लेग गार्ड के लिए, ठीक है, मतलब पैर की सुरक्षा के लिए। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पैर की सुरक्षा के लिए कोड कौन सा कोड होता है, तो PPE2 होता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें PPE3 की, तो PPE3 क्या होता है, श्वास की सुरक्षा के उपकरण, जैसे मास्क के लिए, ठीक है, ठीक है। तो श्वास की सुरक्षा के लिए कौन सा कोड होता है, PPE3 होता है। अगला अगर हम बात करें PPE4 की, तो PPE4 क्या होता है, हाथ की सुरक्षा के लिए, ठीक है। हाथ की सुरक्षा के लिए कौन सा कोड होता है, PPE4, जैसे हैंड ग्लव्स। अगले की अगर हम बात करें PPE5 की अगर हम बात करें, तो आँख व चेहरे की सुरक्षा के लिए, जैसे चश्मा, चेहरा, हाथ व रिस्की सुरक्षा कवर, जैसे आँख के लिए, ठीक है। आँख और चेहरे की सुरक्षा के लिए हमको कौन सा PP कोड होता है, उसके लिए PP5 होता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें PP6 के लिए, तो PP6 क्या होती है, सुरक्षा कवर, जैसे चेहरे की सुरक्षा के लिए हेलमेट। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है फ्रेंड्स। PP5 जो होता है वो सिर्फ आँख की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। आई की सुरक्षा के लिए कौन सा होता है, PP5 होता है, ठीक है। PP6 जो हमारा होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, चेहरे की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, चेहरे की सुरक्षा के लिए PP5 नहीं होता है, PP5 सिर्फ आँख की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। PP7 की अगर हम बात करें, तो PP7 किसके लिए होता है, कान की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। PP7 कोड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कान की सुरक्षा के लिए, जैसे ईयर प्लग व ईयर मफ के लिए, ठीक है। PP8 की अगर हम बात करें, तो PP8 किसके लिए होता है, सेफ्टी बेल्ट के लिए होता है, ठीक है। PP8 सेफ्टी बेल्ट के लिए होता है। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PP से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि सर की सुरक्षा के लिए पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो PP1 इसका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये लगभग हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।